जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्टडी विद अष्टम मिश्रा के चैनल। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन विद अष्टम मिश्रा के चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक दोस्तों मगध का उत्थान होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। महाजनपद की बात करें दोस्तों तो यह उत्तर वैदिक के बाद का समय है। तो दोस्तों अगर हम जाने महाजनपद के बारे में कि महाजनपद क्या है, तो दोस्तों महाजनपद प्राचीन भारत में उपस्थित 16 राज्यों का समूह जिसे प्रशासनिक इकाइयों द्वारा बनाया गया था, उसे महाजनपद कहते हैं। और महाजनपद का समय दोस्तों 600 BC का है। आज हम जानेंगे इसमें दोस्तों महाजनपद में इसके मुख्य विशेषता तथा कुछ पॉइंट जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो बात करें महाजनपद के उदय की, तो कहा जाता है कि उत्तर वैदिक काल के बाद हम भारत में 16 महाजनपद सूचियों का निर्माण देखते हैं। इस निर्माण की बात करें दोस्तों तो कहा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे का कार्य इतना महत्वपूर्ण हुआ कि उसने आर्थिक स्थिति की परिवर्तन की, आर्थिक स्थिति ने सामाजिक स्थिति की परिवर्तन की और सामाजिक स्थिति ने राजनीतिक स्थिति की परिवर्तन की, जिसके कारण छोटे छोटे कबीले जन में परिवर्तित हुए, जनपद में परिवर्तित हुए और जनपद आगे चल के महाजनपद में बदल गए। तो ये थी दोस्तों महाजनपद के उदय की कहानी। अब हम बात करें दोस्तों तो महाजनपद की सूची 16 थी, जिसमें से 4 महाजनपद काफी शक्तिशाली थे। पहला है दोस्तों मगध, जिसकी राजधानी गिरिब्रिज और राजगीर है, जो कि वर्तमान का बिहार है दोस्तों। और दूसरी है कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती है, जो कि वर्तमान की यूपी है दोस्तों। और बात करें दोस्तों तीसरी तो ये वत्स है, जिसकी राजधानी कौशाम्बी है और ये वर्तमान की यूपी है और प्रयागराज के पास स्थित है दोस्तों। चौथा है अवंती। अवंती दोस्तों इसकी वर्तमान राजधानी की बात करें तो यह उज्जैन है और दूसरी माहेश्वती है। और दोस्तों ये वर्तमान का मध्य प्रदेश है दोस्तों। तो ये तो थी दोस्तों महाजनपद के 4 शक्तिशाली राज्य। और कहा जाता है दोस्तों कि 600 BC से 322 BC का जो टाइम है, ये इन 4 राज्यों के बीच संघर्ष का काल था। संघर्ष के काल का मतलब है कि इन चारों राज्यों में कंपटीशन हो रहा था कि कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली होके सामने आए। तो अंततः हमने देखा दोस्तों कि 600 BC में मगध जो है दोस्तों 600 BC में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। और यहीं से दोस्तों कई ऐसे प्रसिद्ध राजाओं के बारे में जानेंगे, कई ऐसे सभ्यताओं के बारे में तथा धर्म और कई तरह के आभूषण और सिक्कों के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो इसकी चर्चा दोस्तों हम दूसरे वीडियो में करेंगे। अब हम जानेंगे दोस्तों कि इन महाजनपदों की सूची जो कि 16 है वो कहां से प्राप्त हुई है। कहा जाता है दोस्तों कि इस महाजनपद में 2 नए धर्म बने, एक जैन धर्म, एक बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दोस्तों हमारी प्राचीन सभ्यता, बात करें प्राचीन धर्म जो कि सनातन धर्म है, उसके बाद बना था। धर्म इसके बाद इसलिए बना दोस्तों क्योंकि कहा जाता है कि प्राचीन सभ्यता या प्राचीन धर्म में कुछ रूढ़िवादी ब्राह्मणों के कारण, बदलाव ना होने के कारण बौसठ संप्रदाय के लोगों ने इस धर्म को नकारा तथा बौद्ध और जैन धर्म के तरफ चले गए। सनातन धर्म जो कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्थापित किया गया था, परंतु दोस्तों कहा जाए कि कुछ ब्राह्मणों के कारण इस धर्म को दोस्तों इस प्रकार पतन की ओर ले जाया गया, जिसमें इसका मुख्य कारण है दोस्तों यज्ञ में होने वाले बलि प्रथा के कारण, जिसे कहा जाए कि दोस्तों बलि। मैंने आपको अगले क्लासेस में बताया था कि ब्राह्मण 5 प्रकार के यज्ञ करवाते थे, जो कि राजाओं के द्वारा करवाया जाता था, क्योंकि राजा अपने आप को शक्तिशाली बता सके। इसी कारण दोस्तों, और ये यज्ञ बड़े स्तर में परिवर्तित हो गया। व्यापारी राजा इस यज्ञ को करवाने लगे और गरीब क्षुद्र इस यज्ञ को करवाने के लिए सामर्थ्य नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें जरूरत पड़ने के कारण वो नहीं करवा पाते थे। लेकिन इस युग का यज्ञ कहा जाए तो काफी प्रचलन में था, जिसके कारण
ब्राह्मणों की स्थिति बढ़ी थी, मैंने बताया था आपको अगले क्लासेस में, और शूद्रों की स्थिति कम हो गई थी। तो इसी प्रकार दोस्तों बौसर संप्रदायों ने ब्राह्मण के द्वारा इस रूढ़िवादी आंदोलन को त्यागा और दो नए धर्मों के तरफ बढ़े, जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म है। काफी कुशल धर्म बताया जाता है दोस्तों इन दोनों धर्मों को। बौद्ध धर्म की बात करें तो इसके स्थापन भगवान बुद्ध ने किया है, तथा जैन धर्म की बात करें तो इसकी स्थापना महावीर स्वामी ने किया है। और दोस्तों ये 16 जनपदों की सूची भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ से प्राप्त है, तथा दोस्तों बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त है। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पे समझते हैं उसके बारे में। अब हम बात करेंगे दोस्तों महाजनपद की 16 सूचियों के बारे में कि कौन से ग्रंथों से इनकी 16 सूचियों का पता चला है। तो बात करें दोस्तों ग्रंथों की, तो पहला ग्रंथ है दोस्तों भगवती सूत्र। पहला ग्रंथ है दोस्तों भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। और दूसरा ग्रंथ है दोस्तों अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। बात करें दोस्तों भगवती सूत्र की, तो भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ है। तथा दोस्तों बात करें अंगुत्तर निकाय की, तो यह एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ है। बात करें दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म की, तो इनसे दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से जानेंगे। अभी हम बात करेंगे दोस्तों मगध के बारे में कि किस प्रकार मगध 4 राज्यों में सबसे सर्वश्रेष्ठ बन पाया। क्या उसकी भौगोलिक स्थिति रही होगी, क्या उसकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति रही होगी कि वह 4 राज्यों में सबसे सर्वश्रेष्ठ बन पाया। तो आइए दोस्तों समझते हैं। बात करें दोस्तों मगध की राजधानी, मगध की राजधानी, मगध की राजधानी की बात करें दोस्तों तो कहा जाता है मगध की राजधानी राजगीर, राजगीर। दोस्तों कहा जाता है कि राजगीर की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इसकी भौगोलिक स्थिति काफी अच्छी थी दोस्तों, क्योंकि यह 5 पहाड़ों तथा नदियों से घिरा हुआ था, जिसके कारण इसे पहाड़ी दुर्ग और जल दुर्ग भी कहा जाता था। इसके कारण यहां राजाओं को युद्ध करने में बहुत कठिनाइयां होती थी, इसलिए इस क्षेत्र को जीत पाना बहुत मुश्किल था। और मगध जो कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन पाया इसी के कारण दोस्तों। राजगीर भौगोलिक स्थिति काफी अच्छी थी, भौगोलिक स्थिति अच्छी थी, स्थिति भौगोलिक स्थिति दोस्तों अच्छी थी, अच्छी थी, अच्छी थी। पहाड़ों तथा नदियों से घिरा हुआ था, नदियों से घिरा हुआ था, से घिरा था। बात करें दोस्तों मैंने आपको अगले क्लासेस में बताया था कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने अपने सभ्यता को गंगा और यमुना के किनारे बसाया था और वहीं से अपने वैदिक सभ्यता का केंद्र को विस्तार किया था। तो दोस्तों कहा जाता है कि गंगा और यमुना के मैदानों ने भी इस सभ्यता को विकसित होने में काफी मदद किया था, क्योंकि यहाँ की जमीनें
काफी उपजाऊ होती थी। तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है गंगा तथा यमुना की उपजाऊ जमीन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और दोस्तों लोहा, जो कि दोस्तों लोहे की खोज अगर बताएं तो उत्तर वैदिक काल में सिर्फ लोहे का खोज हुआ था, लेकिन महाजनपद काल में आके दोस्तों लोहे की स्थिति इतनी अच्छी हुई कि उसने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को काफी स्तर तक विकसित किया। तो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो है लोहे ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका दिया। और बात करें दोस्तों तो सबसे मुख्य बात तो यह है दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल के बाद जो राजा थे वह गैर रूढ़िवादी हो गए थे। गैर रूढ़िवादी की बात करें तो कहा जाता है कि गैर रूढ़िवादी ये एक ऐसा राजतंत्र है जो कि राजा अपने राज्य को बढ़ाने के लिए दूसरों राज्यों पे आक्रमण और युद्ध करके उस राज्य को अपने राज्य में मिलाते थे। इसे ही गैर रूढ़िवादी कहा जाता है। और दोस्तों इस महाजनपद में दोस्तों मगध में आके चल के कुछ ऐसे राजा हुए जिसने इस राज्य के विकास को चोटी तक पहुंचाया था दोस्तों, जिसके बारे में हम अगले क्लासेस में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये तो थी आज की महाजनपद के बारे में। आशा है कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया होगा। कल का हमारा टॉपिक होगा दोस्तों महाजनपद के 16 सूचियों के बारे में। उसके बाद हम महाजनपद की ओर, मगध की ओर चलेंगे, वहां से समझेंगे राज्यों के बारे में, राजाओं के बारे में और उनके द्वारा बनाए गए कुछ राजतंत्रों के बारे में। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगले क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।